हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी का थर्ड चैप्टर, 8th क्लास थर्ड चैप्टर, संसद तथा कानूनों का निर्माण। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि संसद क्या है। संसद एक ऐसी संस्था होती है जिसका प्रमुख काम होता है कानून बनाना। इसे विधायिका भी कहा जाता है। ये संस्था संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है, इसीलिए इसे संघ की विधायिका कहा जाता है। भारत में विधि बनाने वाली संस्था को संसद कहते हैं, लेकिन अलग अलग देशों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूएसए में कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, जर्मनी में बुंडस्टैग कहते हैं, ईरान में मजलिस शुरा कहते हैं, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस, बांग्लादेश में जातीय संसद, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, जापान में डाइट, फ्रांस में नेशनल असेंबली, मालदीव में मजलिस, श्रीलंका में पार्लिमेधुआ और अफगानिस्तान में सोरा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण विधि निर्माण की सबसे बड़ी संस्था है एवं राजनीतिक व्यवस्था की नींव है। ये जनता की संप्रभुता का समावेश और सार है। यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि जनता के मुद्दों को उठाते हैं और सरकार की विभिन्न नीतियों की आलोचना और समालोचना कर सरकार पर नियंत्रण रखते हैं और सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं संसद का गठन किस में है। आर्टिकल 79 जो कि हमारे संविधान में है, इसमें संसद के गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 79 के तहत प्रावधान है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इस प्रकार भारतीय संसद द्विसदनात्मक है, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका तात्पर्य है कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा और इसके गठन की बात की गई है आर्टिकल 80 में। राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों से मिलकर होता है और इसकी अधिकतम संख्या होती है 250, जिसमें 238 सदस्य राज्य की विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं आर्टिकल 80 के 3rd क्लॉज से। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 83, जिसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताया गया है। इसके अनुसार जो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल का, लेकिन सभी सदस्य एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और कार्यकाल समाप्त होने पर ये सदस्य पूर्व निर्वाचन के पात्र भी होते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। संसद का सबसे लोकप्रिय सदन और निचला सदन भी लोकसभा कहलाता है तथा लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों का एक सदन है। इसे निम्न सदन भी कहते हैं या फिर निचला सदन भी कहते हैं। इसके गठन की बात की गई है आर्टिकल 81 में। जो लोकसभा है उसमें 550 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य है कि लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होगी, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में सदस्य संख्या 543 है, जिसमें 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से है। आर्टिकल 83 के अनुसार लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल तक का होता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। इसके सदस्यों का निर्वाचन एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संवैधानिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के आयु वाले इसमें वोट करेंगे। आर्टिकल 84 में संसद सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर राज्यसभा में जाना है तो 30 वर्ष और लोकसभा में जाना है तो 25 वर्ष की आयु सीमा। वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब हम बात करते हैं संसद के सत्र। संसद के 2 सत्र और इनके बीच में 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 3 प्रकार के सत्र होते हैं। बजट सत्र, यानी कि जो फरवरी से मई के बीच में हो सकता है, मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में हो सकता है, और शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में हो सकता है। अब हम बात करते हैं संसद के पदाधिकारी। लोकसभा अपने गठन के ठीक बाद अपने एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है आर्टिकल 83 के तहत। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं।
लोकसभा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें पद से हटा सकती है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले की उनको सूचना देनी होगी। यदि अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो अध्यक्ष ना ही सदन की अध्यक्षता करेगा और ना ही निर्णायक मत देगा, लेकिन वह सदस्य होने के नाते पहले वोट दे सकेगा। लोकसभा विघटन होने के बाद भी अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता, बल्कि अगली लोकसभा की पहली बैठक के पिछले दिन शाम तक उसका कार्यकाल होता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों की। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, संचालन करता है और उसे व्यवस्थित करता है, और स्थगन संबंधित किसी भी संशय या मतभेद की स्थिति में उसका निर्णय अंतिम होता है। समान मत होने पर निर्णायक मत देता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह उसका निर्णय अंतिम होगा लोकसभा के अध्यक्ष का। 10वीं अनुसूची के संबंध में लोकसभा के किसी भी सदस्य की निर्योग्यता संबंधित अंतिम निर्णय देता है, यानी कि दल बदल संबंधी। एंड लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय समितियों पर नियंत्रण करता है और वह सभी समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। लोकसभा सचिवालय अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की। आर्टिकल 89 के हिसाब से जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़। वह राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना उपसभापति चुनती है तथा सभापति की अनुपस्थिति में वह राज्यसभा का सभापतित्व करता है। जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, और अगर वह भी अनुपस्थित होगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता वो करेगा जिसे लोकसभा अपने में से मनोनीत करती है। लेकिन यदि दोनों का पद रिक्त हो तो इस दशा में राष्ट्रपति लोकसभा के जिस सदस्य को मनोनीत करते हैं वह अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनको 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्तावों के द्वारा हटाया जा सकता है। एक और टर्म आता है इसमें प्रोटेम स्पीकर का। नई लोकसभा गठन के समय लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। इसके दो काम होते हैं, एक लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना और दूसरा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना। अब हम बात करते हैं संसद में कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं जो कि आर्टिकल 105 से मिले हैं, जैसे गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, यानी कि सदन के किसी भी सदस्य को सदन में बुलाए जाने से 40 दिन पूर्व, सदन के सत्र के दौरान और सदन स्थगित होने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन आपराधिक और निवारक निरोध के संबंध में प्राप्त नहीं है। सदस्य सदन के अंदर बोलने के लिए स्वतंत्र है और उसे संसद और संसदीय समितियों में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सदन की कार्यवाही के दौरान किसी सदस्य को सदन की अनुमति के बिना न्यायालय में साक्षी होने के लिए नहीं बुलाया जा सकता, यानी कि वो गवाही देने के लिए नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 107 में है। कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे साधारण विधेयक कहा जाता है। ये विधेयक दो प्रकार का होता है, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी यानी कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा रखा जाता है, और गैर सरकारी जो मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य के द्वारा रखा जाता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ये पहले प्रस्तुत हो सकता है, और जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा प्रवर समिति विधेयक की जांच करती है, अपने सुझाव देती है, उसके बाद इस पर चर्चा करती है और चर्चा के बाद मतदान होता है और साधारण बहुमत से पारित होने पर ये दूसरे सदन में जाता है। वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास इससे रिलेटेड 3 शक्तियाँ होती हैं आर्टिकल 111 के तहत। वो हस्ताक्षर कर सकते हैं, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, और यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। लेकिन पुनर्विचार के बाद जब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होंगे। अब हम बात करते हैं धन विधेयक, यानी कि आर्टिकल 110, काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ऐसा विधेयक
जिसका संबंध धन और केवल धन से हो, अर्थात आर्टिकल 110 में दिए गए 6 प्रावधानों में से किसी एक या अधिक से हो, उसे धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल और केवल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में लाया जाएगा और लोकसभा से साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा चाहे तो इसे पारित करे या पारित ना करे या 14 दिन तक कोई विचार व्यक्त ना करे या कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा में लौटाए और लोकसभा उसे स्वीकार न करे, पर हर हाल में धन विधेयक पारित समझा जाएगा। उसके बाद ये विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होगा। राष्ट्रपति चाहे इस पर हस्ताक्षर करे या ना करे, लेकिन पुनः विचार के लिए भी नहीं लौटा सकते। अब हम बात करते हैं वित्त विधेयक की, जो कि आर्टिकल 117 में है। ऐसा विधेयक जिसका संबंध धन से हो लेकिन इसमें अन्य मामले भी शामिल हो, जैसे उसे वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक भी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, लेकिन इसे साधारण विधेयक के समान दोनों सदनों से पारित करना जरूरी है और इस विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। संसद तथा कानूनों का निर्माण। जैसे कि अभी आपको संसद और थोड़ा बहुत कानून निर्माण की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर को समझ करके, पढ़ करके और भी अच्छे से जानेंगे। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमें चुनाव में भाग लेने का अधिकार भी है और खुद एक पदाधिकारी मतलब एक नेता होने के लिए एक दावेदार बनने का भी हक है। यानी कि हम चुनाव लड़ भी सकते हैं और वोट दे भी सकते हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करता है। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। संसद यानी कि जो कानून बनाती है। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर हम किसी को निर्वाचित करते हैं तो वो 5 साल बाद फिर आएंगे इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने, तो उस टाइम पे हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने किया क्या। इस तरीके से जनता सरकार पर नियंत्रण भी रखती है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जैसे कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसमें किसान आए थे, मजदूर आए थे, महिलाएं आई थी, बच्चे आए थे एंड पुरुष भी आए थे। तो उन सब ने इसमें भाग लिया था। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत थे, क्योंकि ब्रिटिश शासक की जो कर व्यवस्था थी और जो उनके अत्याचार थे और कई प्रकार के संघर्ष भारतीयों ने उस वक्त देखे थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत भी थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 1909 में जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को इसने मंजूरी दी थी, जैसे कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछना आदि। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें से सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। वयस्क मतलब 18 से ऊपर।
जैसे कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्से लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील होना होगा। इस चित्र में आप देख रहे होंगे एक मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरी देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। जैसे कि हम 6th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारिक और बहुल मताधिकार का पहले यूज होता था। कुछ ही लोगों को उनकी संपत्ति और शिक्षा के अधिकार पर मत देने का अधिकार था, लेकिन बाद में ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। आपके लिए क्वेश्चंस, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा? आपकी राय में इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, चर्चा करें। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह या स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। लोकतांत्रिक सरकार, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र होता क्या है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देती है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे जो संविधान की उद्देशिका है वो शुरू ही ऐसे होती है, हम भारत के लोग। तो यहाँ पर नागरिकों की महत्व को बढ़ाया जाता है। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसे कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है। ये संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे आप देखते होंगे, अगर आप अभी क्लास में हो या फिर कॉलेज लाइफ में जी रहे हो, तो फिर आप देखते होंगे कि अगर आपको अपने छात्र संघ का नेता चुनना है तो वहाँ पर भी आपको उसको एक तरीके से आप छोटे लेवल पर ये देख सकते हो कैसे करके आप चुनते हो, कैसे करके सरकार बनती है, तो आप उस चीज़ से उसको समझ सकते हो। या फिर अगर आप स्कूल लाइफ में चल रहे हो अभी, तो आप अपने क्लास मॉनिटर को कैसे चुनते हो? सब कुछ सेम है। मतलब वो बड़े लेवल की चीज़ है, ये थोड़ा छोटे लेवल की चीज़ है। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानूनी निर्मात्री संस्था है। इसके गठन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात की गई है। इसके 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और साथ में राष्ट्रपति मिलकर के संसद बनाते हैं। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आपके लिए होमवर्क, आप चाहें तो अपने लोकसभा अध्यक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और राज्यसभा के उपसभापति का नाम भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। संसद की भूमिका।
आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह के चुनाव होते हैं जिस पर राज्यसभा के विधानसभा के लिए चुनाव होता है। आमतौर पर लोकसभा के लिए 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि 5 साल के लिए पीएम बने, फिर उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे, देन 5 साल के लिए बनेंगे, देन फिर से इलेक्शन होंगे, इस तरीके से होता है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। आपके लिए एक और वर्ग, आप चाहे तो अपने सांसद का नाम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर होगी, यहाँ पे जैसे ये 2019 का एक आंकड़ा है। यहाँ पे बीजेपी को मिले 303, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 52, यानी कि यहाँ पे जो बहुमत दल वाली है तो वो कौन हो गई? बीजेपी, यानी कि सरकार किसकी हुई? बीजेपी की। एंड कांग्रेस है 52, यानी कि ये क्या हो गया? प्रतिपक्षी दल या फिर विपक्षी दल। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं, और यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। जैसे अगर कोई ए है और कोई बी है, अगर ए को मिले 10 में से 6 और बी को मिले 10 में से 4 तो सरकार बनेगी ए की, क्योंकि उसको बहुमत से ज़्यादा मिल चुका। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। जैसे आप यहाँ ऊपर वाले पेज में देख रहे होंगे कि बहुमत मिला था भाजपा को, क्योंकि इसको मिल गए थे 303, जबकि कितने चाहिए थे? 272। तो इसीलिए बहुमत में कौन आया था? बीजेपी। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। तो ये सारे क्या हो गए फिर? विपक्षी दल। ये सारे। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने संसद के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है और जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। और जो हमारा आर्टिकल 75 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके हिसाब से जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और साथ में फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। केंद्रीय सचिवालय। यहाँ पे आपको ये 2 बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, ये केंद्रीय सचिवालय की है। इनमें से एक का नाम है साउथ ब्लॉक और एक का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया। बाईं ओर है साउथ ब्लॉक, इधर है नॉर्थ ब्लॉक। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर है। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है। यानी कि जो साउथ ब्लॉक है यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री का कार्यालय, साथ में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। और जो नॉर्थ ब्लॉक है यहाँ पे क्या है? वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित है।
राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे कानून बनाने में और इन सारी चीज़ों को लागू करवाने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और जो राज्यसभा है उसमें 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं 80 का थर्ड क्लॉज के हिसाब से। एक हल्का इंट्रो में आपको संविधान संशोधन का भी दे देती हूँ। आर्टिकल 368 में संवैधानिक संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान में किसी भी संशोधन के लिए प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा। जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया वो सदन कम से कम उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 और कुल के बहुमत से पारित हो जाएगा तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। फिर जब दूसरे सदन में जाएगा तो अगर सेम प्रोसेस से ये पारित हो गया तो फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास और फिर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे तो ये पारित हो जाएगा। फिर जो 368 में संविधान संशोधन की दूसरी प्रोसेस है उसके बारे में भी बताया गया। इसमें क्या होता है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होगा तो वो संसद के किसी भी एक सदन में जाएगा, वहाँ पर ये 2/3 बहुमत और कुल संख्या के बहुमत से पारित होगा। फिर उसके बाद राज्यों के पास भेजा जाएगा। फिर जब आधे राज्य इसको पारित कर देंगे तो फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो फिर उसके बाद समझा जाएगा कि संवैधानिक संशोधन इसमें हो चुका है। ये अभी तक मतलब कई मामलों में हुआ है, जैसे 7वीं अनुसूची में संशोधन करना होगा या फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना होगा या फिर जैसे अभी मताधिकार के आयु में जो संशोधन हुआ था जो कि 61वां संविधान संशोधन था वो भी इसी के माध्यम से किया गया था जिसमें 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। उसके अलावा अगर खुद आर्टिकल 368 में हमको संशोधन करना होगा तो फिर इसी के माध्यम से किया जाएगा। और इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है साधारण प्रक्रिया के द्वारा संशोधन। संविधान के कुछ मामलों के लिए 368 की ज़रूरत नहीं होती बल्कि साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है। जैसे किसी राज्य का नाम मतलब हमें बदलना होगा या सीमा में परिवर्तन करना होगा या राज्यों का गठन करना होगा या पुनर्गठन करना होगा या फिर SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन का कुछ चेंज करना होगा या फिर राज्य की विधान परिषद का गठन करना होगा या सृजन करना होगा या फिर उसमें संशोधन करना होगा तो तब जाकर के साधारण प्रक्रिया यूज होती है। तो अब हम बात करते हैं सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने की एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है और जिम्मेदारी भी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की एक अहम भूमिका होती है। वो सरकार की नीतियों कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जनसमर्थन जुटाता है। जैसे अगर सरकार ने कोई दावा किया होगा कि हम ये करेंगे, ठीक है, अगर बाय द वे हॉस्पिटल का है या फिर महिलाओं से रिलेटेड कोई चीज़ है जैसे, तो फिर अगर सरकार नहीं कर रही है तो यहाँ पर से विपक्षी दल क्वेश्चन करेगा ये काम में अभी कितना बजट लगा है और अगर नहीं लगा है या फिर ये काम शुरू नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन विपक्षी दल सरकार से करती है। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
और यह भारतीय लोकतंत्र का एक प्रमुख आयाम है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, तो आप इसको पढ़ करके ये क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी गई, और अगर आप सांसद होते तो फिर आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप चाहे तो इस पर सोच सकते हैं। नए कानून किस तरह बनते हैं? कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन। इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है, चैप्टर फर्स्ट में। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है? जो SDG गोल है 5, वो बात करता है लैंगिक समानता की। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति या घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट या चोट की धमकी देता है, सामान्य तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को ये नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और ज़्यादा व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाती हैं जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या फिर रह चुकी हों। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंपी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था और 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा का शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए? क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो? जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीय, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीकों से जनता के सामने आता है। जैसे अगर आप भी देखते होंगे, अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं, तो देखा होगा अपने कॉलेज में कई स्टूडेंट उस चीज़ के लिए हड़ताल या फिर ऐसे धरना देते हैं। यह हमको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट भी मिला हुआ है कि आर्टिकल 19 के तहत हम शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं या फिर अपनी मांग रख सकते हैं। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित करती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों पर रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया, तो संसद के ऊपर भी उस कानून को दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है और बाद में तब संसद क्या करती है? संशोधन। जैसे कि आपने पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है और साथ ही इस वर्ष अपनी इतिहास की पुस्तकों में कानून के शासन पर पढ़ा होगा।
भारतीय राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों द्वारा लागू किए जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध एवं आलोचना की। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 सितंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार किया था। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिक और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वह नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। इसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया। और अगर आप हिस्ट्री में और भी चीज़ें देखें, जैसे रोलेट एक्ट हुआ था, तो उसका भी काफ़ी तरीके से विरोध किया गया था। जैसे नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर जगहों के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। जैसे कि कोई मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप देखते होंगे घर के किरानों की चीज़ें, जैसे चिमटी वगैरह या फिर वो साबुनदानी के बॉक्स लेकर के कई लोग साइड बाय साइड बैठे रहते हैं फुटपाथ पर। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक ऐसे समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति भी पैदा होगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या फिर उसे रद्द भी कर सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम ठीक ढंग से करने में मदद मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की। स्वीकृति, किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में हम संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन, इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। अनसुलझे, मतलब ऐसी परिस्थिति जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। आलोचना, यानी कि किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार करना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ पानी पानी, फिर वे थे मछली, फिर आए थे उभयचर, फिर उसके बाद आए थे रेंगने वाले, फिर उसके बाद आए थे स्तनपायी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कई प्रकार से विकास ऐसे करके हुआ था। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। जैसे सबसे पहले 1856 उत्तराधिकार हुआ था, फिर 1861 में दहेज अधिनियम आया था, 2005 का हिंसा अधिनियम आया था, सती प्रथा उन्मूलन मतलब एक्ट आया था। कई प्रकार के ऐसे एक्ट भी बने थे जिसके कारण आज महिलाएं सुरक्षित
तो नहीं है, पर फिर भी मतलब प्रयास किया जा रहा है। राजद्रोह, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने और अपनी बात कहने के मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि कई बार लोग अपनी बात रखने के लिए कोई चीज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग आकर के, जैसे कई सरकार के मतलब कई आदमी हो सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम, जैसे सरकारी कर्मचारी, जैसे पुलिस कर्मचारी हो गए, तो बेवजह लोगों को परेशान करके वहाँ से उठाना भी शुरू कर देते। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया। इस नक्शे को अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का नाम क्या है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है? आप चाहें तो इसे होमवर्क के वे में कर सकते हैं। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कंटेंट चाहिए, PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक्स टू वॉचिंग।